यार नेट नहीं चल रहा क्या? नेट नहीं है ना आज? आ गया। 26 मिनट चल गया। चल तो ये चेक कर, फिलहाल मैं रख लूँ ये क्या था इसका पासवर्ड का है? पासवर्ड ठीक है। फैकल्टी आईडी कौन सी है? फोर। सर, फैकल्टी 4 है ना? फैकल्टी 4 है। तो पासवर्ड तो वही है ना, पुराना वाला? जरूर भाई, फैकल्टी 4 का पासवर्ड है। ये तो डाल लो यार मैं। मेरा ये पासवर्ड है सब जो मुझे लगता है। देखो, एफ ई ए, ये वाला है ना? सही है। सी यू एल टी, वॉइस बोल है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट नाउ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन एंड ऑन साइट स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ FAR 1। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की आज आपकी पहली क्लास है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम जर्नल डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, पहली क्लास है, और आज की क्लास में राइट नाउ हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड है। 12:30 तक हमारी क्लास है, एम आई राइट? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि ऑनलाइन आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज़ लेट मी नो। ओके, जज़ाकल्लाह। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 आपका जो पेपर है, इससे पहले आपने PRC में PRC 4 पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ये आपकी स्ट्रीम आगे बढ़ेगी, और वहां पे आपने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी। बिकॉज के वहाँ जो इनटेक आता है वो मल्टीपल होता है, कॉमर्स, नॉन कॉमर्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स जब PRC में इनरोल्ड होते हैं, डिफरेंट उनके बैकग्राउंड होते हैं, कॉमर्स, नॉन कॉमर्स। तो डेफिनेटली वहाँ डायरेक्ट आपको कोई एडवांस अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाती, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। PRC में आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ स्टूडेंट्स मुझे नजर भी आ रहे हैं जिनको मैंने PRC पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने बेसिक चैप्टर पढ़े थे। अकाउंटिंग फंडामेंटल क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये जो बेसिक अकाउंटिंग साइकिल आपने पढ़ी। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स, एक्रूवल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री में NRV की एडजस्टमेंट। इसके अलावा थोड़ा सा आप अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ के आते हैं, और बैंक रिकंसिलिएशन के कॉन्सेप्ट, और फाइनली आपने एक टॉपिक पढ़ा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत कोर टॉपिक होता है आपका।
पेपर में वहां आपका कॉम्प्रिहेंसिव 20 मार्क्स का एक अलग से पीआरसी के पेपर में सवाल भी आता है। लेकिन याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने पीआरसी 4 में पढ़े थे उसका ताल्लुक था सोल प्रोप्राइटरशिप से। बिजनेस की आपने पढ़ा 3 टाइप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आपका जो पीआरसी 4 का सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो बेसिकली रिलेट करता है सोल प्रोप्राइटरशिप से। लेकिन आपका जो सिलेबस यहाँ पे है R1 में, FAR1 में, ये रिलेट करेगा किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप से या कंपनी अकाउंटिंग से? कंपनी अकाउंटिंग से। अब जो आपने पढ़ना है FAR1 में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में, यहाँ पे आपने कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें अभी बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें। कंपैरेटिवली देखिए, अब आपका पेपर डिफरेंट है। इससे पहले आपने जो कुछ पढ़ा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, लेकिन यहाँ पे जो आपका पेपर है वो आपको पता होगा कि वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, मैनुअल पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और अच्छा पेपर होता है। साल में 2 अटेम्प्ट, ये भी आपको पता है। पीआरसी में साल में 6 अटेम्प्ट होती है। मार्च अटेम्प्ट अभी रिसेंटली माह रमजान में हुई है, आप लोगों के पास इनफ टाइम है। सितंबर अटेम्प्ट इंशाल्लाह आप लोग देंगे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें विद रिस्पेक्ट टू F1 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 के हवाले से आपके सामने रखूंगा। कुछ सिलेबस के हवाले से बात करूंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सिलेबस देखा किसी ने FAR1 का? नहीं देखा? देखा है? कितने चैप्टर्स हैं टोटल? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं और ये मैंने आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे शेयर किया है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है, राइट? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो देखिए, मेरे पास जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका चैप्टर नंबर 7 आपको नजर आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक चैप्टर तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11, IAS 7, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। देन चैप्टर नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर NPOs। व्हाट इज NPOs? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा FAR1 के। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड फाइनली अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी आपको पता है आपके 2 टीचर्स और हैं, हमारे बहुत सीनियर टीचर, आप सब जानते हैं, सर माजिद। आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स आपको इंशाल्लाह सर इकबाल बाबा पढ़ाएंगे। ठीक है? तो मैं इन 3 टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एक्स्ट्रा टॉपिक शुरू में पढ़ाता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अब आप बोलेंगे सर ये हमारे जो 13 चैप्टर्स इस वक्त स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, इन 13 चैप्टर में हमें कहीं पे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नजर नहीं आ रहा। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ 5-6 क्वेश्चन गो थ्रू नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, आप FAR1 के सिलेबस को टच नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें ना अगर आपको नजर आ रही हो, IAS 20, IAS 23, IAS 60 नजर आ रहा है आपको? यू हैव टू कवर मल्टीपल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना, ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए होते हैं? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए होते हैं? पार्टनरशिप के लिए होते हैं? नहीं, किसके लिए होते हैं? कंपनीज के लिए। तो हमारे पास जो डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इवन मैं आपको बता दूं,
खास तौर पे जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, या इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या इससे ऊपर आप आए अर्निंग पर शेयर है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें तो अक्सर एग्जामिनर आपको खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन में सोर्स के तौर पे देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आपने पढ़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कहते हैं। लेकिन हम लोग जो पीआरसी में पढ़ के आए वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, जहां जो पेपर में आपके सामने खास तौर पे कैश फ्लो का सवाल जब पेपर में आता है तो एग्जामिनर आपको कंपनीज की 2 साल की बैलेंस शीट और उसके साथ 1 साल की अक्सर जो है वो इनकम स्टेटमेंट दे रहा होता है, लेकिन वो किसकी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं होती। फिर उसमें कुछ डिफरेंट हेड्स होते हैं जो आपने पीआरसी में नहीं पढ़े। फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग, अब आपको नहीं पता होगा सर ये रिटेन अर्निंग क्या है। शेयर कैपिटल, सर ये क्या होता है। शेयर प्रीमियम क्या होता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है। तो ये कुछ चीजें, ताकि आप इनसे फेमिलियर हो जाएं, मैं शुरू में एक हैंडआउट देता हूं। आज तो पहली क्लास है, बहुत कम टाइम है, जर्नल हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आपको हैंडआउट दूंगा। उसमें तकरीबन 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो मैं अपने टॉपिक्स पे जाने से पहले कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से पहले एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आपको किसके करवाऊंगा, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाए कि सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर जब मैं कैश फ्लो की तरफ जाऊंगा तो वहां मैं खुद कह रहा हूं हर सवाल में आपको कंपनीज की क्या बनी हुई नजर आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगी। तो जब आप पढ़ के आ चुके होंगे आपको अंदाजा होगा रिटेन अर्निंग क्या है, डिविडेंड किस तरीके से एडजस्ट हो रहा है, शेयर कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, शेयर प्रीमियम का क्या कॉन्सेप्ट है, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है। ये सारी एडजस्टमेंट आज मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस भी करूंगा अभी, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब मैं सॉल्व करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में तो आपको प्रैक्टिकली नजर आएंगी, ताकि आप किसी भी टॉपिक में जाएं तो वहां ये सारी बातें होंगी। ईपीएस पे जाएंगे तो कंपनीज के प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड किया जाता है, तो आपको पता होगा शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कैसे आता है ये आपको पता होगा। इसी तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां अक्सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एग्जामिनर आपको अगेन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंटेड दे देता है। क्वेश्चन में सोर्स के तौर पे कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देता है और आपको कहता है कि इसके ऊपर आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। तो फिर अगेन आई रिपीट कि जब तक आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो थ्रू नहीं होंगे आप अपनी चीजों में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली IS 1 है, वो अगेन आई रिपीट फार 1 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको बगैर पढ़े, उसको बगैर समझे आप फार 1 के टॉपिक्स में सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां सारी बातें कंपनी से रिलेटेड होंगी। और ऐसे चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह PRC 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली है, तो यू नो दैट कि उसका वे आउट क्या होता है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मशरिक मगरिब होगा। मेजर जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वालेकुम सलाम। जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की,
तो हमारे सामने यहाँ पे IS 1 का कॉन्सेप्ट आता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। और IS 1 की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एज पर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। ये बात PRC की बुक में भी लिखी हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, इसमें बेसिकली 2 चीजें होती है। वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर वन इज, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2, इसका एलिमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं ना, इसके इटसेल्फ 2 चीजें होती है इसके अंदर। एक कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं OCI। OCI क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये जो OCI है ना, ये हमारे पास PRC में शामिल नहीं थी। PRC में हमने सिर्फ SOPL को देखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। OCI का ताल्लुक फार 1 के सिलेबस से है। इसके अलावा 3 बातें और हैं, अगर किसी को याद हो कोई एलिमेंट। साइड 1, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहले चैप्टर में आई के अपने 5 के 5 एलिमेंट, जिसको हम, सॉरी एलिमेंट नहीं, 5 के 5 कंपोनेंट डिफाइन किए हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फोर्थ वन किसी को याद है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। एंड फाइनली नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस एंड फाइनली लास्ट कंपोनेंट इज नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली आपके वर्किंग नोट्स होते हैं। ये आपके वर्किंग नोट्स होते हैं। और वर्किंग नोट्स से मुराद, जिस तरह अगर आपको याद हो, मैं जब PRC 4 में आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाता था, तो आपने देखा होगा मैं बहुत सारी वर्किंग करता था उसमें, वर्किंग 1, वर्किंग 2। अच्छा, हम तो चूंकि एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इतना छोटा सा ट्रायल बैलेंस, 4-6 एडजस्टमेंट, 1 घंटे 1.5 घंटे में सवाल हो गया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कंपनीज की फाइनेंस स्टेटमेंट बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने भी लग जाता है उसको बनाने में। तो उसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स मौजूद होते हैं। आप लोगों को मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, अगर उसके वर्किंग नोट्स आप जाके देखें तो शायद मोर और लेस 100 पेजेस के करीब उसके वर्किंग नोट्स बने हुए। 365 पेजेस तो वो रिपोर्ट है। बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं सोफक, 1 पेज पे बनी हुई है, लेकिन उस हर हेड के लिए सपोर्ट के तौर पे क्या बने हुए होते हैं? वर्किंग नोट्स। तो ये जो 5 कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से 2 आपने पढ़े हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, जो कि हमारे SOPL के आइटम है। और फिर जो भी डिफरेंस होता है वो अल्टीमेटली हमारे इक्विटी में यानी कैपिटल में जाके प्लस या माइनस हो जाता है। ये 5 एलिमेंट्स कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और ये 5 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा
कि पीआरसी की बुक इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है, और पीआरसी की बुक का जो आपका पहला चैप्टर था, अकाउंटिंग फंडामेंटल, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, इस पहले चैप्टर के ऊपर लिखा हुआ भी है पीआरसी 4 और चैप्टर 1। पहला पेज है ये, जहाँ से बुक कीपिंग, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, बेसिकली एक पेज टाइटल का भी था। ये फाइनेंस स्टेटमेंट, यहाँ पे नीचे आपने देखा आईकेप पे लिख कर दिया था आपको, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली कंप्राइजेस। इसमें हमारे पास 5 बातें लिखी हुई है। नंबर 1 इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम है, ये बेसिकली हमारे पास, मैंने यहाँ पे भी नाम क्या लिखा था, आपने देखा था मैंने क्या नाम लिखा था? सेकंड वन पे क्या लिखा था मैंने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। असल में ये जो सॉसी हम कहते हैं, जिसको सॉसी, सॉसी के अंदर दो चीजें हैं। वन इज SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड अदर वन इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, आपके सिलेबस में पीआरसी 4 में ये सिर्फ दो चीजें शामिल थी, और सॉसी भी कंप्लीट नहीं थी। सॉसी में सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन था? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा वाला पोर्शन नहीं था? OCI। अच्छा, बाकी जो 3 चीजें वहां तो आई के खुद लिख दिया है, नॉट एग्जामिनेबल एट दिस लेवल, नॉट एग्जामिनेबल एट दिस लेवल, नॉट एग्जामिनेबल एट दिस लेवल। उस वक्त मैंने आपसे कहा था आपने इनको नहीं देखना, ये नामहरम है, मतलब इग्नोर करना था। बहरहाल ये 3 चीजें आपके लिए उस वक्त इनरेलेवेंट थी। कौन कौन सी चीजें? चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अब क्योंकि महरम है, महरम इसलिए कि भाई आप आपने इसके साथ एक लिंक कायम करना है, जाहिर सी बात है FR1 का पेपर आपने देना है इंशाल्लाह। तो दूसरी बात ये मेरे भाई कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये पूरा चैप्टर है। अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपके सामने ये कैफ 1 का स्टडी टेक्स्ट भी रखा हुआ है। इस पे चैप्टर नंबर 7 का नाम ही क्या है? स्टेटमेंट ऑफ। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ। हाँ, यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो अब बाकायदा आपके सामने चैप्टर की सूरत में आएंगे। यानी मेरा जो मेजर पोर्शन है ना सिलेबस, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, वो बेसिकली कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर मैं आपको वो PSO की रिपोर्ट याद हो, वो रिपोर्ट जो मैंने आपको PSO की दिखाई थी, या किसी भी कंपनी की आप रिपोर्ट जाके देखेंगे ना, तो इसी सीक्वेंस में बनती है। पहले आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एंड देन फाइनली नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, सर माजिद भी, सर इकबाल बाबा भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यार इसका ताल्लुक तो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसको डिस्क्लोजर्स कहा जाता है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं? डिस्क्लोजर्स। खास तौर पे सर माजिद आपको पहला चैप्टर पढ़ाते हैं IS 16, उसके डिस्क्लोजर का अक्सर बड़ा अच्छा सवाल पेपर में आ जाता है। तो अब आप लोग ये सारी चीजें देख रहे होंगे। मैं जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, जो मैंने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसमें मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यानी उसमें दोनों चीजें बना रहे होंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रहे होंगे, साथ में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली एडजस्टमेंट जो है ना, उसका ताल्लुक पीआरसी के सिलेबस से नहीं था। इवन मैं अगर आपको बताऊं ना, अगले पेज पे अगर आप जाए पीआरसी की बुक के, यहाँ आईकेप ने खुद लिखा है कि जो सोफा पे, उसमें एसेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। फिर नीचे आईकेप ने क्या लिखा? सॉसी। कहते हैं कि द स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ पीरियड। इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 2। नंबर 1 इज प्रॉफिट और लॉस, जिसमें इनकम और एक्सपेंस आते हैं, और नंबर 2 इज स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैंने क्या लिखा था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सॉरी एंड OCI। तो ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, इसमें क्या चीजें जाती है? गेन और लॉसेस दैट अराइज इन द पीरियड नॉट इन सिलेबस। कौन से सिलेबस में नहीं थी?
पीआरसी में ये वाली एडजस्टमेंट नहीं थी। ये एडजस्टमेंट का ताल्लुक है, ये मल्टीपल एडजस्टमेंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शुरू में एक एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, सर माजिद आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोटर व्हीकल। अच्छा, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, कितने की आपने खरीदी, 1 साल के बाद यूजुअली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्डिंग की वैल्यू कम भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो अब एक तो हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, लैंड डेप्रिशिएट। तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक आपने यहां तक पढ़ा था पीआरसी में डेप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है मार्केट वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप मैंने लिया, बिल्डिंग आपने खरीदी, कोई इक्विपमेंट आपने खरीदा 50 लाख रुपए का, पहले साल में आपने 10 साल की लाइफ थी, 5 लाख रुपए डेप्रिशिएट कर दिया, आपकी बुक में कितने का आ गया, 4.5 मिलियन 1 साल के बाद। क्या जरूरी है मार्केट में 4.5 मिलियन का हो सकता है आपके खरीदने के बाद इसकी प्राइस बहुत ऊपर हो गई थी, इस कंडीशन में 6 मिलियन का जा रहा है मार्केट में। अब ये 1.5 मिलियन का आपको क्या मिल रहा है, सरप्लस, ये जाता है ओसीआई। ये लिखा है अगेन और लॉस, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, दैट हैव अराइजन इन द पीरियड नॉट इन सिलेबस। वहां ये एडजस्टमेंट नहीं थी। पीआरसी 4 में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट नहीं थी। IS 16 थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है पीआरसी में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लेकिन यहाँ बहुत डेप्थ आपने पढ़ना है। सर माजिद आपको पहला चैप्टर वही पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसमें उस पर मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है रीवैल्यूएशन की। तो जो रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट आएगा ना, वो हम लेके जाएंगे ओसीआई में। वो कहा जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं जाता। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने के बाद एक और स्टेटमेंट बनती है जिसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, उसमें मैंने पहला ही सवाल जो रखा हुआ है ना, उसमें एक लैंड और बिल्डिंग दोनों रिवैल्यूड हुई है और दोनों में सरप्लस आया है। उसकी वजह से उस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बन रही है, और उसके साथ एक और स्टेटमेंट कौन सी बन रही है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होती है, जहां नेट प्रॉफिट खत्म होता है ना, फिर वो वहां से शुरू होती है। फिर उसमें ओसीआई के इम्पैक्ट आते हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें आपके सिलेबस में यहाँ फार 1 में नहीं है ओसीआई वाली। कुछ चीजें फार 1 में होंगी, कुछ चीजें आपको फार 2 में नजर आएंगी। जैसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन करेंसी के रेट क्या सेम रहते हैं, वो भी तो लोग कंपनीज फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर देती है। आपके पास डॉलर रखे हुए हैं, आपके पास रियाल रखे हुए हैं, दरम रखे हुए हैं, उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। तो वो इस टाइप के इम्पैक्ट भी हम फिर ओसीआई में कुछ चीजें देख रहे होते हैं। बहरहाल ओसीआई आपका एज कंपेयर टू पीएनएल एक अलग स्टेटमेंट है। आई मीन अगर मैं समराइज करना चाहूं, तो जो सॉसी है SOCI, वो कितनी स्टेटमेंट पे बेस करेगी फिर, तो नंबर 1 इज प्रॉफिट और लॉस एंड नंबर 2 इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दोनों को मिला दे तो सॉसी बनता है। फिर मैं बता दूं पीआरसी में सिर्फ सोपल का बुक में भी लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो मैं शुरू में जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका ताल्लुक आपके नंबर 1 जो है वो किससे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो उसमें मैं आपको ये जो दो हाईलाइट किए हुए मैंने, फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाना सिखाऊंगा कंपनीज की, बैलेंस शीट, और कंपनीज की सॉसी। सॉसी का मतलब दोनों स्टेटमेंट उसके अंदर कवर हो जाएंगी, सोपल भी और ओसीआई भी, वो बनाना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी तो मुझे अलग से चैप्टर पढ़ाना है आपको इंशाल्लाह, उस सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। कैश फ्लो वो अलग से पढ़ाना है, सिलेबस का हिस्सा है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ हर टॉपिक में, चाहे कैश फ्लो पढ़ाऊं, चाहे चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाऊं, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊं, इवन एनपीओ पढ़ाऊं, वर्किंग नोट्स लाजमी करने होते हैं। और अब आपका लेवल वैसे भी चेंज हो गया है, कैफ में आप लोग आ चुके हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है, कंप्यूटर पे नहीं है कि आप वर्किंग शो नहीं कर सकते। पीआरसी में तो आपको वो रफ शीट दे देते हैं एक ही पेज, और उस पर आप रफ वर्किंग करके आ जाते हैं। लेकिन कैफ में जो वर्किंग होती है वो रफ वर्किंग अलग से पेज पे नहीं होती, बल्कि आपकी एग्जाम कॉपी के अंदर आपने वर्किंग शो करनी होती है, और उस वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्किंग नोट्स, तो ये मैक्सिमम जो मेरे पास चीजें हैं उसका ताल्लुक किससे है, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शुरू में मैं आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा,
देन जो मेरे टॉपिक्स हैं उसकी तरफ चले जाऊंगा, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपके जो खास तौर पे कंपोनेंट्स हैं इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस होंगे। कोई सवाल? कोई कॉलर है? अच्छा, ऑनलाइन से देख लेते कौन है। अच्छा सर, हम ऑपरेशनल प्रॉफिट के बाद भी तो अदर इनकम ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट के बाद फिर से अदर इनकम। देखिए महक, ये जो आप समझ रही हैं, सर ने अभी एग्जांपल दी है जो रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो महक जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इज नॉट अ पार्ट ऑफ अदर इनकम, राइट? ये जो आपका सवाल है, हम ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद बिल्कुल अदर इनकम को ऐड करते थे, अब भी करेंगे। वो अदर इनकम क्या होगी? कमीशन इनकम, रेंट इनकम, ठीक है ना, उस टाइप की इनकम। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉट अदर इनकम, जो नेट प्रॉफिट के बाद ऐड होगी, जो अलग से स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो ये रेंट इनकम या कमीशन इनकम नहीं होगी। बल्कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई लैंड परचेज की और उसकी वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू अपवर्ड हो गई, तो उसमें जो सरप्लस अराइज हो रहा है उस सरप्लस को हम प्रॉफिट और लॉस में नहीं दिखाते, अदर इनकम का पार्ट नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से भी होता है, आपको पता चलेगा। और उसका ताल्लुक जो है वो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का ताल्लुक ओसीआई से होता है। गॉट इट महक? इज दैट क्लियर? ओके, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को, अभी जो हमारे पास कुछ टाइम रहता है, डिस्कशन शुरू करो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। देखिए जो मेजर डिफरेंस होगा ना वो कैपिटल वाले पोर्शन में है। अगर मैं आपसे फॉर्मेट डिस्कस करूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई थी पीआरसी में, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या दिखा दें? नेट सेल। नेट सेल में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होगी, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते थे? हाँ, दो ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम को ऐड करके फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पहले माइनस करते हैं और अदर इनकम को, आईकैप ने जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर, उसके अंदर भी आईकैप ने ये किया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पहले माइनस किया है और फिर आंसर को लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर किसको ऐड किया है? अदर इनकम को। तो दोनों तरीके सही है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम को ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करें, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद अदर इनकम को ऐड करें। अच्छा, अब आपको यहां तक तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी नजर आ रही होंगी कि सर बिल्कुल सेम चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारा आंसर आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किसको ऐड करते थे वहां पे? अदर इनकम। और एक और चीज थी जो लेस करते थे, क्या? फाइनेंशियल चार्जेस, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जब हम कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं ना, तो एक छोटा सा चेंज आपको नजर आएगा। अगर मैं आपको वो लिख के बता दूं, देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट? नेट सेल्स। नेट सेल से हम स्टार्ट करते हैं। नेट सेल में से आपने कहा किसको माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है हमारे पास? क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम किसको माइनस करते हैं?
जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस और नो? असल में अब एक चेंज आ रहा है, इसलिए मैं ये आपको फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां तक तो शायद अगर आपको आईकेप का मॉडल पेपर का फॉर्मेट जहन में हो, बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बाइफरिकेट किया हुआ है, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आंसर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद किस चीज को ऐड किया है? अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम को ऐड करने के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई होती थी वहां पे। हम अदर इनकम को ऐड करने के बाद उसी के अंदर जो आंसर आ रहा होता था, किसको माइनस करते थे? अदर इनकम को ऐड करने के बाद किस चीज को माइनस करते थे? फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, मार्कअप, इंटरेस्ट। लेकिन हम जब अभी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपको टैक्स की एडजस्टमेंट भी सीखनी है, वहां पर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं थी। तो दिस इज नॉन एज पीबीआईटी, कुछ लोग इसको बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब अब आपका ये वो प्रॉफिट है कि जिसमें आपने सब कुछ प्लस माइनस कर दिया है, सिर्फ दो चीजें रहती हैं। कौन कौन सी दो चीजें? इंटरेस्ट एंड नंबर टू टैक्स। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एट अदर इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहला वर्ड क्या है, इंटरेस्ट या टैक्स? नहीं, मतलब सीक्वेंस में पहला क्या है? इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होगा। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस का वर्ड यूज करें, आपकी मर्जी है यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंस का वर्ड यूज करें, आपकी मर्जी है यहाँ पे फाइनेंशियल चार्जेस का वर्ड यूज करें। इन सब का एक ही मतलब होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये एक ही शख्स के मल्टीपल नाम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आंसर को स्टेटमेंट दिया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, जो कि वहां नहीं होता था। वहां हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करके इंटरेस्ट यानी फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करते थे, तो हमारा जो आंसर होता था वो नेट प्रॉफिट होता था। यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट नहीं है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ वी हैव टू डिडक्ट टैक्स एक्सपेंस। जो भी आपका टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो आपने यहां से माइनस करना है, देन योर आंसर वुड बी प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा उसको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाता है, उसको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाता है, राइट। अब जो आंसर आएगा उस आंसर को नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी कहते हैं कुछ लोग। पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ लोग ईएटी कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या कुछ लोग एनटी कहते हैं, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आपकी सोपल कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट अदर इनकम, पीबीआईटी। फर्स्ट आई है देन टी है, फर्स्ट वी हैव टू डिडक्ट इंटरेस्ट, वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहला सवाल जो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा हैंडआउट में से, उसमें सारी चीजें हैं, सेल भी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, आई गेस शायद अदर इनकम भी है उसमें, और ज्यादा रकम शायद नहीं है तो कोई मसला नहीं होगा।
लेकिन वहां इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है। तो इसमें कोई मेजर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में नजर नहीं आया होगा। सिर्फ आपको जो डिफरेंस नजर आया होगा वो टैक्स का। और अगर सवाल में कोई ओसीआई की एडजस्टमेंट भी आ जाती है, ओसीआई से मुराद सवाल में लिखा हुआ है आपकी एसेट्स रीवैल्यूड हुए, अपवर्ड रीवैल्यूड हो गए, वैल्यू बढ़ गई है, तो फिर एक और स्टेटमेंट बनती है, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसको स्टार्ट करेंगे हम नेट प्रॉफिट्स, दोबारा नेट प्रॉफिट टॉप पे लिखेंगे, फिर उसके अंदर जो सरप्लस आया उसको ऐड करेंगे तो आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी। फिर क्या आएगी? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें नेट प्रॉफिट भी शामिल होगा और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया वो भी ऐड हो जाएगा। अब आए जरा अगली रिपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरीके से डिफरेंस है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी की बैलेंस शीट को हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोल प्रोप्राइटरशिप बैलेंस शीट। देखिए, कंपनीज की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सोफअप बनाते हैं, तो स्टार्ट तो वैसे ही है जैसा सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट पे था। सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट पे सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है ना। टेंजिबल पहले आते हैं, फिर इंटेंजिबल आते हैं, और इसके अलावा जो भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो पहले आएंगे। फिर हेडिंग क्या आएगी? करंट एसेट, यूजुअली आपके पास प्री पेमेंट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। कैश एंड बैंक बैलेंस सबसे आखिर में, मतलब वही तरीकेकार जो कि हमने यूज किया था सोल प्रोप्राइटरशिप की swap के लिए। एसेट साइड सिमिलर है, नॉन करंट, करंट एसेट। अब आ जाए, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी जिसको हम कैपिटल कहते हैं, इक्विटी वाला पोर्शन जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वैसे ही फॉर्मेट में सोफा पर तो नहीं रख रहा, मैं आपको इक्विटी की कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, असल में इक्विटी को यहाँ पे कहते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसको हम SHE यानी कि शी कहा जाता है। कि जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है ये बेसिकली कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैपिटल पोर्शन है। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इक्विटी पोर्शन है, इट इज टू बी क्लासिफाइड एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर मालिक होता है, हिस्सेदार होता है, और इक्विटी मिल्कियत को कहते हैं, जिसको हम शेयर होल्डर की मिल्कियत के नाम से जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं, आप लोग अभी पढ़कर आए, ओपनिंग कैपिटल लिखते थे बैलेंस शीट पे, लेकिन वो कैपिटल एक बंदे का होता था, असलम कैपिटल, बाबर का कैपिटल, नईम कैपिटल, मोहसिन कैपिटल। यहाँ पे कोई असलम बाबर अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। यहाँ एक टाइटल यूज करते हैं जिस टाइटल को कहते हैं शेयर कैपिटल। ये वही टाइटल है जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में लिखते थे, कैश डेबिट असलम कैपिटल क्रेडिट। ठीक है यार, ये नेट स्लो चल रहा है शायद, मैंने तो लिख दिया है, ये आ गया है। ठीक है, अच्छा, आ गया भाई, स्क्रोल तो नहीं लग रहा थोड़ा सा। चलिए कोई बात। कैपिटल कहाँ गया भाई? कैपिटल हाजिर हो, कैपिटल भी आ गया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल को भी रोजा लग रहा है, चले ठीक है भाई, शेयर कैपिटल आ गया, ठीक है। अच्छा, वहां हम क्या करते थे? हम वहां पे ओपनिंग कैपिटल, उसके अंदर क्या ऐड करते थे? प्रॉफिट। और ड्राइंग को क्या करते थे? लेस। अब ये कंपनीज की बैलेंस शीट पे पहली बात तो सुन लो, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, शेयर कैपिटल ये वो पैसा है जो आपने किससे लिया है? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में असलम मालिक होता है, सोल ऑनर है। असलम जब बिजनेस को पैसा देता है तो डबल एंट्री क्या बना देते? कैश डेबिट असलम कैपिटल क्रेडिट।
जब शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देता है ना, उसकी डबल एंट्री मैं आपको अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट दूंगा। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। व्हाई नॉट असलम कैपिटल क्रेडिट? बिकॉज कि असलम अकेला नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने ये पैसा दिया है। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल इज अ टाइटल, बाय नेचर दिस इज इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी का ये एलिमेंट है। अच्छा, अब शेयर की जब बात हुई है, आपने सुना होगा मार्केट में शेयर की जो प्राइस होती है ना, वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। सुना है आप लोगों ने कभी? अच्छा, एक होती है शेयर की पार वैल्यू। क्या होती है? पार वैल्यू को तीन ऑल्टरनेट नाम से हम पुकारते हैं। पार वैल्यू ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल वैल्यू। और एक और वैल्यू होती है जिसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस फेस वैल्यू क्या होती है? जो आपके फेस पे लिखी हुई है, चेहरे पे लिखी हुई है। क्या आपने कभी किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट देखा है? नहीं देखा। शेयर होल्डर जब कंपनी को पैसे देता है ना, बदले में कंपनी शेयर होल्डर को एक रिटर्न एविडेंस देती है, कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा होगा पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल शेयर सर्टिफिकेट। उस पे पार वैल्यू प्रिंट होती है, 10 रुपए सपोज। कितनी रुपए? 10 रुपए। अब वो पार वैल्यू उस शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखी हुई है, तो उसको पार वैल्यू भी कहते हैं, उसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, और उसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। शेयर कैपिटल हमेशा आपका जो रिकॉर्ड होगा ना, वो कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बी क्रेडिटेड विथ पार वैल्यू। सर ने ये क्यों नहीं कहा डेबिटेड? क्योंकि डेबिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कंपनी वंस शेयर इशू करते, बायबैक नहीं होते। शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल वेन एवर इंक्रीजेस ऑलवेज बी क्रेडिटेड विथ पार वैल्यू। अब यहाँ पे शायद आपके जहन में एक सवाल आए कि सर अगर 10 रुपए की पार वैल्यू है तो क्या हमेशा 10 रुपए में शेयर मार्केट में ट्रेड होगा? नो, नेवर। 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए का भी ट्रेड हो रहा है। अब कितने रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को मिल रहे हैं? 5 रुपए। कैश डेबिट तो 15 रुपए से किया आपने, शेयर होल्डर से 15 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई जितने भी शेयर दिए। कैश डेबिट तो किया 15 रुपए के हिसाब से। लेकिन क्या शेयर कैपिटल 15 रुपए पे क्रेडिट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज बीन क्रेडिटेड विद पार वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब जो अब पार वैल्यू आपको पैसे मिल रहे हैं, वो जाते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट में। एक नया टाइटल आप यूज करते हैं, जिस टाइटल का नाम क्या होता है? शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये बताओ, ये शेयर प्रीमियम का जो पैसा है, ये आपको किसने दिया है? शेयर होल्डर ने दिया है ना। हुई शेयर होल्डर? ऑनर। तो अल्टीमेटली इसका ताल्लुक भी शी से है। शी मतलब शेयर होल्डर इक्विटी। इसका ताल्लुक भी शेयर होल्डर्स इक्विटी से है। यानी अगर 10 रुपए वाला शेयर 12, 15, 17, 20, 25 जितने रुपए ऊपर ट्रेड होगा, पार वैल्यू से अब जितना भी पैसा आएगा, वो पैसा शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। शेयर प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। अभी मैंने कहा 10 रुपए वाला शेयर अगर कितने में दिया? 15 में। कैश डेबिट किया आपने 15 रुपए से, कैश डेबिट 15 रुपए। बट अबाउट शेयर कैपिटल, वो कितने पे क्रेडिट होगा? कौन सी वैल्यू पे क्रेडिट होगा? पार वैल्यू 10 रुपए। कितने का डिफरेंस आ गया? 5 रुपए से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? अब अगर यहाँ पे कोई ये पूछता है कि सर कैश डेबिट क्यों हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, प्रीमियम क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो उसकी लॉजिक भी सुन ले भाई। कैश कंपनी को मिल रहा है, कैश इज अ टाइटल, बाय नेचर दिस इज एसेट, whenever increases always be debited. Capital is a part of equity. ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल whenever increases always be credited. शेयर प्रीमियम, प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्योंकि अब प्रीमियम भी बढ़ रहा है, पहले 0 था, 5 रुपए हो गया, तो प्रीमियम is a part of equity and equity whenever increases always be credited. अच्छा, इसके अलावा भी हेड्स है। फॉर एग्जाम्पल
आपसे भी भाई ने एक जुमला कहा था, मैंने कहा हम ओपनिंग कैपिटल के बाद क्या करते थे, तो आपने क्या बोला था? प्रॉफिट ऐड करते थे। यहाँ प्रॉफिट शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होगा, यहाँ प्रॉफिट शेयर प्रीमियम में ऐड नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट के लिए एक नया हेड शेयर होल्डर इक्विटी में है, उसका नाम होता है रिटेन अर्निंग्स। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और उसको रिटेन किया है, रिटेन अर्निंग्स। और फिर उसी रिटेन अर्निंग में से कंपनी जो प्रॉफिट, अच्छा ये रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट कहां से आएगा? नेट प्रॉफिट। जो आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, वो जो बॉटम लाइन है, वहां पे हम वो प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे सोल ऑनर के कैपिटल में। यहाँ आपका प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, एक नया हेड है, इसका नाम क्या है? रिटेन अर्निंग। आई मीन के रिटेन अर्निंग इज अनदर पार्ट ऑफ शेयर इक्विटी। फिर कंपनी उसी रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड पे करेगी। तो जब कंपनी रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड पे करेगी, तो उसकी अर्निंग उस वक्त थोड़ी सी कम होकर डेबिट हो जाएगी। और जब अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वेरेवर इंक्रीज इज ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो बेसिकली अभी चूंकि वक्त कम है, 2 मिनट रह गए, मेरी अगली क्लास, आपकी भी अगली क्लास फौरन है, ये ब्रेक है? फौरन है, मेरी भी फौरन क्लास है बगैर ब्रेक के। फिर जोहर की नमाज भी होगी 1:30 बजे के करीब। आई थिंक यहाँ तक कुछ जर्नल डिस्कशन किया है। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? अभी वैसे भी माह रमजान के आखिरी आखिरी अयाम चल रहे हैं, 25 रमजान मुबारक है आज, 4 से 5 रोजे और हैं। तो ऊपर क्लासेस जाहिर सी बात है अब माह रमजान के बाद इंशाल्लाह हमारी स्टार्ट होंगी, तो हम चीज़ों को इंशाल्लाह आगे लेके बढ़ेंगे। एक सवाल ऑनलाइन से किसी ने किया है, मैं जरा वो देख लूं। सर रिटेन अर्निंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद होती है या देने से पहले? देखिए, रिटेन अर्निंग एक अलग टाइटल है, और रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट आपका जो जाएगा वो आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रॉफिट आएगा वो उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है। पीआरसी में वर्किंग नोट्स के लिए एक्सेल देते हैं जी, बिल्कुल, वो एक्सेल की शीट भी सॉफ्टवेयर में आ रही होती है, इसके अलावा वो आपको एक रफ पेज भी दे देते हैं, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, मैं गॉट इट, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।